A very, very good morning to all of you. Good morning, sir. Uh, Good morning, sir. Good morning, good Good morning. morning, sir. Good morning. Today we will discuss regarding the last four components or last four elements of ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ना उसके शुरू के तीन एलिमेंट्स को हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया है. नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द लास्ट फोर एलिमेंट्स ना आज लास्ट फोर एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे. ऑल दोस फोर एलिमेंट्स आर नंबर वन इज स्क्रिप्ट एनालिसिस. पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ स्क्रिप्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट एनालिसिस एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस. उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. देयर आफ्टर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग लाइफ पोजिशनिंग्स. लाइफ पोजीशंस क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में एक हेल्पफुल एलिमेंट होता है. देयर आफ्टर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग स्ट्रोकिंग. स्ट्रोकिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोकिंग and what are its impact upon transactional analysis or and how stroking is basically helpful for transactional analysis. And in the last segment we will discuss regarding game analysis. ठीक है, ये गेम एनालिसिस क्या होता है और इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस पे, ये चारों चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसके पहले मैं स्टार्ट करूं, कुछ आप लोग मुझे बताओ कि से व्हाट इज स्ट्रोकिंग. व्हाट इज स्ट्रोकिंग. स्ट्रोकिंग कुछ आप लोग को जानकारी है कि स्ट्रोकिंग क्या होता है. व्हाट इज स्ट्रोकिंग. कोई भी आइडिया हो तो. देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हर कोई यानी मैं आप सारे लोग अपनी जिंदगी में हम लोग स्ट्रोकिंग करते हैं, है ना. हम लोग सारे लोग स्ट्रोकिंग करते हैं. बेसिकली स्ट्रोकिंग है क्या. अच्छा, किसी भी चीज के बारे में सपोज अबाउट लाइफ पोजिशनिंग्स. लाइफ पोजिशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ पोजिशंस. कोई कुछ बताओ तो फिर आगे बढ़े. अच्छा, मैंने एक चीज पहले पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट और किसी ने मुझे रिप्लाई भी किया था. मैंने पूछा था ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट. किसी ने रिप्लाई किया था, अगर वो है तो दोबारा रिप्लाई कर दे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट. याद है किसी को. Sir, written form of play or speech. Written form of play or speech. Now whether that written form is complete, that means it is a full length story, or it is in abstract form, it is in short form. Full length, sir. Full length. Okay, very good. और जो चौथा कंपोनेंट है उसके बारे में गेम एनालिसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेम एनालिसिस, या इसमें क्या कहा गया होगा. गेम एनालिसिस. मैं ये चारों चीजें जो समझाऊंगा इसको आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल रोज की जिंदगी की चीजें हैं, ये हम लोग रोज करते हैं, है ना. बट सिंस दीज आर स्पेशलाइज्ड टर्म्स तो इसका नामकरण नहीं हुआ है. ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टर्म्स है, बेसिकली हम लोग करते हैं, बट क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्म्स नाम दे दिए गए हैं तो ये टर्म्स का हमें नहीं पता है. बट इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. गेम एनालिसिस, इसका कुछ आइडिया है. व्हाट इज गेम एनालिसिस. Sir, analyzing the game, like what will be the end result, how we have to play, what will be the next step we have to take. अच्छा, इन गेम्स व्हाट इज द नेक्स्ट Yes, स्टेप विच वी आर गोइंग टू टेक, है ना. play, sir. गेम में अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, कौन सा Yes, स्टेप sir. इसको बेहतर सर है. बट देर हाँ आर सर, लार्ज एनालाइज नंबर ऑफ करना. गेम्स. बट देर आर लार्ज नंबर ऑफ गेम्स. Yes, sir. किसी गेम में इनिशियल स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, किसी गेम में सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल, suppose we are talking about 100 meter and we are talking about suppose 4000 meter. 4000 meter है ना. 4000 meter, what is important in 100 meter race. To take immediate start with full Yes, sir. pressure or with full energy. 100 मीटर में ज्यादा जरूरी होता है कि 4000 मीटर में जरूरी होता है. 100 meter. 100 मीटर. बट इन 100 meters. 4000 मीटर वो क्या होता है, कोई अगर फुल स्टार्ट ले लेगा अगर फुल एनर्जी में तो वो तो ज्यादा से ज्यादा 1000 मीटर जाते जाते पस्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना. Yes, देयर sir. इज स्ट्रेटेजी.
वो तो गेम की अलग अलग गेम्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी. Then how you are going to define about the strategy or regarding games and a single strategy whether it can be applicable upon all the games? क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बन सकती है जो सारे गेम्स में के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए? नहीं. No, फॉर sir. एग्जाम्पल लॉन टेनिस, इट इज अ वन पर्सन गेम. ठीक है, मोस्टली माना जाता है सिंगल पर्सन, वो डबल्स भी होता है मैं जानता हूं, बट मान लो वन पर्सन, इट इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल पर्सन. बट व्हाट अबाउट क्रिकेट, फुटबॉल? इट इज अ कॉम्बिनेशन गेम. एक सिंगल पर्सन बिल्कुल बेस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स अगर उसके सही नहीं होंगे, देन ही इज गोइंग टू लूज. ठीक है, तो गेम एनालिसिस, चलो इसका भी मैं बताऊंगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना. तो गेम एनालिसिस वह नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं कि इट इज समथिंग विच इज डायरेक्टली कंसर्न विद द गेम्स. What steps we should take in so as to improve the games? No, it has nothing to do such kind of things. मैंने क्या बताया था कि दिस ट्रांजेक्शनल एनालिसिस वाज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है दैट इज कंसर्न विद ऑल द ह्यूमन बींग्स. वो सबके साथ जुड़ा हुआ है. तो गेम एनालिसिस देखो क्या करते हैं लोग. ठीक है, चलो एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं. किसी को इसके पहले वाले में किसी में पूछना हो तो मुझसे अभी समझ सकता है, अदरवाइज अगर बाकी तीनों समझ में आ गए हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, स्क्रिप्ट एनालिसिस से शुरू करते हैं. देखो स्क्रिप्ट एनालिसिस ना, पहले यहां थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बर्न, that means Eric Berne was that person who has basically developed the concept of transactional analysis. इसको जो डेवलप किए थे उन्हीं का नाम है एरिक बर्न है. तो उनके द्वारा उनका क्या मानना है, व्हाट इज स्क्रिप्ट एनालिसिस? अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न, अ स्क्रिप्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम developed in the early childhood under parental influence which directs the individual behavior in the most important aspects of his life. That means according to Mr. Eric Berne का ये मानना है कि what is script? बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होता है इनके अनुसार, यानी एरिक बर्न के अनुसार, स्क्रिप्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम. ऐसा प्रोग्राम है जो लगातार चल रहा है, जो चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है. कहां चल रहा है? विद इन द बॉडी, हर व्यक्ति के बॉडी के अंदर ये चल रहा है. ठीक है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम. बट हाउ इट वाज डेवलप्ड? इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड अंडर पेरेंटल इन्फ्लुएंस. मतलब हर व्यक्ति के चाइल्डहुड में ही ये स्क्रिप्ट जो है डेवलप कर जाता है. यानी मैं आप जब हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब पैदा होने के बाद से जो बाल्यावस्था है, जो हम लोग का बचपना होता है, उस दौरान ही पेरेंटल इन्फ्लुएंस में, यानी यहाँ पेरेंट्स का, बेसिकली बाय द टर्म पेरेंट वी अंडरस्टैंड मदर और फादर ना, दे आर पेरेंट्स. बट यहाँ मिस्टर एरिक बर्न के अनुसार पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अंडर एल्डर पीपल्स इन्फ्लुएंस, ही मे बी और दे मे बी mother and father, they may be grandfather, grandmother, they may be other persons, uncle, aunt and etc. ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति, उसके इन्फ्लुएंस में चाइल्डहुड यानी बचपने में क्या चीज डेवलप करता है? स्क्रिप्ट एनालिसिस. ये स्क्रिप्ट जो है हम लोग की डेवलप करती है. ठीक है, यानी हर व्यक्ति का, हर जो व्यक्ति है उसका बचपना, उसके बचपने में ही क्या होता है, ये स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट नाम की जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहती है. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली शेप्ड बाय, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट्स, है ना. जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ही मे बी फादर, मदर, दे मे बी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति जिसके तहत हम लोग बचपन में बढ़े हैं, ठीक है, उनके कंट्रोल में, उनके इन्फ्लुएंस में हमारा जो स्क्रिप्ट है वो प्रोग्राम बनता है, एक हमारा व्यवहार बनता है. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ. और जैसा हमारा परवरिश होता है, यानी हमारे परवरिश में जैसा हमारा स्क्रिप्ट बनता है. ठीक है, स्क्रिप्ट देखो बेसिकली मीनिंग क्या है. द लिटरल मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, इट इज बेसिकली अ स्केच. ठीक है, आलेख लिखना. जैसे स्क्रिप्ट का बेसिकली लिटरल मीनिंग क्या है? आलेख लिखना. ठीक है, पटकथा लिखना. ठीक है, तो हमारी पटकथा यानी हमारी आलेख या हमारा डॉक्यूमेंटेशन या हमारा स्केचिंग
कैसे होता है? पेरेंटल इन्फ्लुएंस के आधार पे। और जैसा हमें पेरेंट्स गाइड करते हैं, जैसा हमें परिवेश मिलता है, वैसी ही हमारी स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है, ठीक है, वैसा हमारा एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। एंड दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल है, ये हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, और जिसका जैसा स्क्रिप्ट होता है, दैट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। उसके जो लाइफ में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, उसमें उसका बिहेवियर वैसा होता है। दैट मीन्स इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। एक ही सिचुएशन में आप सब लोगों के सामने रख दूं तो सबका बिहेवियर कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स, ठीक है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो किसी ने उसे व्हाइट पेज पे डेकोरेटिव मेथड में लिख दिया, किसी ने उसको जो है नॉर्मल टेक्स्ट में नॉर्मल हैंड रिटन से लिख दिया, किसी ने टाइप करके ही भेज दिया कि मेरा समय बचेगा और मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स although I have asked to submit your assignment, but different persons, they have responded in different manners. So this is script, and the method of behaving depends upon your parental influence, ठीक है। वो कैसा पेरेंटल इन्फ्लुएंस है, कैसा उनके ऊपर प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग, कई लोग होते हैं हर चीज को सीरियस लेते हैं, कई लोग होते हैं हर चीज को लाइटली लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप कैसा बिहेव करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम है जो चल ही रहा है, यानी चाइल्डहुड में जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, वो आप अपने फ्यूचर के जो एक्टिविटीज है उसको देख के कई चीजें सीखते हैं। कई लोग सीख के उसको जो है अपडेट करते रहते हैं, कई लोग सीखते हुए भी अनजान रहते हैं, यानी हर चीज को कैजुअली लेते हैं। तो एरिक बर्न का यही मानना है कि स्क्रिप्ट कुछ ऐसा चीज है जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है, जो बचपने में ही डेवलप होता है अंडर पेरेंटल इन्फ्लुएंस, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो बढ़ती रहती है, और यही डिसाइड करती है कि हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव, आपका बिहेवियर कैसा होगा इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ और ऑफ हिज लाइफ, दैट पर्सन्स लाइफ। उसके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में जब महत्वपूर्ण डिसीजंस उसे लेने होंगे, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने स्क्रिप्ट कहा है, ठीक है। बट इन अ लेमेन्स व्यू, अ स्क्रिप्ट इज टेक्स्ट ऑफ प्ले, मोशन पिक्चर और रेडियो और टीवी प्रोग्राम। बेसिकली अगर किसी से भी पूछोगे तो व्हाट इज स्क्रिप्ट, तो बेसिकली लेमेन्स व्यू क्या कहता है, या कोई भी व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा में लेमेन्स व्यू में क्या कह देता है, इट इज द टेक्स्ट ऑफ प्ले। किसी कहानी का सार है, या किसी कहानी का एक मोशन पिक्चर्स है, या रेडियो या टीवी का प्रोग्राम है, ठीक है। बट इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, अ पर्सन्स लाइफ इज कंपेयर्ड टू अ प्ले एंड द स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट ऑफ द प्ले। यानी ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या मानता है कि बेसिकली हम लोग ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में मानते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन को हम लोग किसी प्ले से तुलना करते हैं। यहाँ प्ले का मतलब गेम से नहीं है, किसी खेल से नहीं है। यहाँ प्ले का मतलब है जैसे एक प्ले ऑर्गेनाइज करा देना, या कोई एक स्टोरी के बेसिस पे मूवी ऑर्गेनाइज कर देना, ठीक है। उस पूरे पूरे पार्ट को, प्ले का मतलब यहाँ ड्रामा से रिलेटेड है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जैसे तेनाली रामन, व्हाट इज इट इज अ प्ले, इट इज बेसिकली अ ड्रामा। तो ये वहां से कंपेयर किया हुआ है कि हर व्यक्ति के जीवन को एक ड्रामा से, एक प्ले से उन्होंने कंपेयर किया हुआ है, और उस ड्रामा या प्ले का जो मेन है, कोर है, दैट इज स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे लाइफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज जिसको इन्होंने माना है, दैट इज स्क्रिप्ट, ठीक है। उस स्क्रिप्ट के बारे में इन्होंने बात किया है। नाउ a script is a complete plan of living, offering prescriptions, permissions, structure which makes one winner or loser in life. तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बर्न, इनका क्या मानना है कि स्क्रिप्ट इज अ कंप्लीट प्लान ऑफ लिविंग, ऑफरिंग प्रिस्क्रिप्शंस, परमिशंस एंड स्ट्रक्चर व्हिच मेक वन विनर और लूजर इन लाइफ। इनके अनुसार स्क्रिप्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जीने का तरीका, ठीक है, पूरा कंप्लीट जीवन जीने का तरीका, दैट इज स्क्रिप्ट। वो किस तरीके से जीवन को, वो किस नजरिए से देखता है, ऑफरिंग प्रिस्क्रिप्शंस, परमिशन, स्ट्रक्चर, उसका क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है, जिससे कि उसका जीवन या तो सफल होगा या तो असफल होगा, ठीक है। किसी का भी जीवन सफल या असफल होने का जो पैमाना है, दैट इज स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बर्न, ठीक है। कि एक कंप्लीट प्लान ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का पूरा एक संपूर्ण तरीका है, ठीक है। और इनका क्या मानना है कि ये कैसे डेवलप होता है, ये चाइल्डहुड में डेवलप होता है पेरेंटल इन्फ्लुएंस के
तहत डेवलप होता है, और ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो जो पेरेंटल कंट्रोल में जो बन गया वो बन गया, नहीं, अपनी एक्सपीरियंस के साथ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस भी जुड़ते रहती हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या माना है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम, बट इट इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट योर लाइफ, वेदर यू आर गोइंग टू बी अ विनर और यू आर गोइंग टू बी अ लूजर इन योर लाइफ। आप अपने जीवन को सफल बना रहे हो कि असफल बना रहे हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ, इसका बेस जरूर चाइल्डहुड में होता है, बट इट इज ऑनगोइंग प्रोग्राम, ये जीवन पर्यंत है। जीवन से कई कई पड़ाव पे जो है आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, तो इसमें उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में ये बताया है, और उनका ये मानना है कि स्क्रिप्ट एनालिसिस इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। किसी भी व्यक्ति के जीवन की अगर स्क्रिप्ट को हम लोग पहचान ले, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेदर ही विल बी ही इज गोइंग टू बी अ विनर और लूजर इन हिज लाइफ, वो कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए स्क्रिप्ट एनालिसिस की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस। इनका ये मानना था कि पांचवा जो एलिमेंट है दैट इज लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज लाइफ पोजीशन, इसको सेकंड पैराग्राफ में पहले पढ़ो, फिर हम लोग आगे जाएंगे। देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एजम्पशंस अबाउट सेल्फ एंड अदर पर्संस इज कॉल्ड एज लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहा है, अपने बारे में एज्यूम करना। ठीक है, मैं कैसा हूं, अपने बारे में एज्यूम करना, मैं कैसा हूं। ठीक है, यानी मेरी कंडीशन कैसी है, और अदर्स के बारे में एज्यूम करना, जैसे जिसके साथ भी आपका पर्सनल इंटरेक्शन होने वाला है, जिस व्यक्ति के साथ भी आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, उस व्यक्ति का यानी उस अदर पर्सन का लाइफ पोजीशन कैसा है, उसके बारे में आपको एज्यूम करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार उसका क्या कहना है, वो तो बहुत बड़े घर का लड़का है, उसको पैसे की क्या कमी है। ठीक है, दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग अबाउट दैट अदर पर्सन। हम लोग उसकी लाइफ पोजीशन को एज्यूम कर रहे हैं कि वो कैसा है। जैसे किसी को देख के हम लोग, कोई बहुत ज्यादा हमेशा जैसे मान लो उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं रहती है, या उसका हमेशा वो जैसे खोया खोया रहता है, ठीक है, तो हम लोग अक्सर उसे क्या कह देते हैं कि सेंसलेस लगता है ये। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एज्यूमिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, उसकी रियलिटी कंडीशंस के बारे में हो सकता है हमें ना पता हो, बट वी आर एज्यूमिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम उसके बारे में एज्यूम कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मेरे जैसा, जैसे घर पे अगर कुछ हम लोगों ने डिमांड किया और वो तुरंत हमें मिल गया, तो तुरंत हम कहते हैं कि अरे मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर तरीके से मेरी सपोर्ट करते हैं। और कभी कभी वही पेरेंट्स अगर कभी कभी कुछ गुस्सा हो जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या कुछ नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, कि वो उस समय क्या कहते हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत भी सोच लेते हैं कि माई पेरेंट्स आर नॉट गुड एज कंपेयर टू मिस्टर एक्स एंड वाई पेरेंट्स। ठीक है, आपको लगता है कि आपके दोस्त के पेरेंट्स जो है दे आर मोर केयरिंग अबाउट ए चाइल्ड एज कंपेयर टू माई पेरेंट्स, ऐसा कभी कभी लगता है। तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर एज्यूमिंग अबाउट सेल्फ एंड यू आर एज्यूमिंग अबाउट अदर पर्सन्स। आप अपने बारे में एज्यूम कर रहे हो और दूसरे के बारे में एज्यूम कर रहे हो, उसकी लाइफ पोजीशन को एज्यूम कर रहे हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एजम्पशंस अबाउट सेल्फ एंड अदर पर्सन्स इज कॉल्ड एज लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन को इन्होंने कहा है कि अपने बारे में एज्यूम करना, प्लस एट द सेम टाइम यू आर एज्यूमिंग अबाउट अदर्स पर्सन्स लाइफ, एजम्पशंस अबाउट अदर्स, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी एज्यूम करना। जब दोनों की कंबाइन कर दी जाए, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने बारे में भी एज्यूम कर रहे हो और दूसरे के बारे में भी एज्यूम कर रहे हो, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, दिस इज लाइफ पोजीशंस। इसको उन्होंने लाइफ पोजीशन का नाम दिया है। देखो इसमें और डिटेल में उन्होंने क्या कहा है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप पीपल make basic assumptions about their own self-worth and well as about the worth of significant people in their environment. Basically जब ग्रोइंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, ग्रोइंग प्रोसेस, जैसे ग्रोइंग प्रोसेस तो जब तक आदमी मरेगा नहीं तब तक तो वो ग्रो ही कर रहा है ना। जैसे आप लोग हो, आप लोग आज जो है अभी सेकंड बाय सेकंड क्या कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें को इंटेक कर रहे हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप लोग को हो रहा है। ठीक है, तो इस ग्रोथ के फेस में हर व्यक्ति क्या करता है, दे एज्यूम बेसिक एजम्पशंस, वो कुछ ना कुछ बेसिकली एज्यूम करता है अबाउट देयर ओन सेल्फ, अपने बारे में,
वर्थ एज वेल एज अबाउट वर्थ ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इन दिस एनवायरमेंट, या अपने आस पड़ोस के जो एनवायरमेंट है, जो सोसाइटी है, इस एनवायरमेंट में जिन लोगों को भी वो जानता है या सिग्निफिकेंट पर्संस जिनको वो जानता है, ठीक है, उसके बारे में वो कुछ एज्यूम करता है। यहां देखो वर्थ, वर्ड दिया है वर्थ, वर्थ इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ मॉनेटरी टर्म्स। वर्थ का जब भी हम लोग बात करते हैं तो वर्थ इज बेसिकली रिलेटेड विथ वैल्यू, एंड वैल्यू इज बेसिकली रिलेटेड विथ बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स। हम लोग बेसिकली इसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं, किसी की वर्थ किसी कितनी है। जैसे आप लोग बात करते हो ना, व्हाट इज द नेट नेट वर्थ, है ना, नेट वर्थ कितना है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, उसकी उसकी टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं। बट नो, in transactional analysis worth basically means values, or value doesn't means the capital values, no, values means what are the inner values of any person, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, है ना, किसी का, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि ये बहुत कल्चरल वैल्यूज वाला पर्सन है, ठीक है, यानी ये बहुत रिलीजियस वैल्यू वाला पर्सन है, ये बहुत हार्डकोर रिलीजियस वाला पर्सन है। तो वर्थ उस सेंस में इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की वर्थ कैसी है, उसकी वैल्यू कैसी है, आपकी अपनी वैल्यू आपके नजर में कैसी है, प्लस सिग्निफिकेंट पर्संस जो आपके एनवायरमेंट में, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, ये जितने भी सिग्निफिकेंट पीपल है, वैसे पीपल जो आपके लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है, आपके एनवायरमेंट में, आपके आस पड़ोस या जिन लोगों का ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उनकी वर्थ क्या है आपकी नजर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टीचर इन योर व्यूज, ठीक है, आपके टीचर्स की वैल्यू आपके व्यूज में कैसी है। तो ये दोनों का, तो ये इनका ये कहना है एरिक बर्न का, कि कोई व्यक्ति जब ग्रो अप करता है, अपनी प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप में, वो हमेशा बेसिक एजम्पशंस लेता रहता है, ठीक है, या एज्यूम करता रहता है अपने बारे में भी, और सिग्निफिकेंट पर्संस के बारे में भी वो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू को एज्यूम करता रहता है, उनकी वर्थ को एज्यूम करता रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैं उस लड़के से तो अच्छा ही हूँ, इस मामले में तो मैं उससे अच्छा ही हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान लो क्रिकेट मैच ही हो रहा है, तो ओपनर्स के लिए कोई क्या कहता है, कहेगा कि इससे तो अच्छी ओपनिंग मैं कर लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यू आर deciding about your value, and at the same time you are deciding about the worth of that particular person। आप उसकी वर्थ या उसकी वैल्यू को भी डिसाइड कर रहे हो, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर कोई करता रहता है, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो अप करते रहते हैं, ये बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक्स करते रहते हैं, ठीक है। नाउ दिस बेसिक assumptions अबाउट सेल्फ एंड अदर पर्संस इज कॉल्ड एज लाइफ पोजीशन। इसी को एरिक बर्थ ने क्या कहा है, लाइफ पोजीशंस कहा है, कि लाइफ पोजीशंस यानी दोनों के बारे में एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एज्यूम करना, ठीक है, उनकी वैल्यू के बारे में एज्यूम करना, उनकी वर्थ के बारे में एज्यूम करना, ठीक है, कि उनकी वैल्यू क्या है और मेरी वैल्यू क्या है, दोनों के बारे में एज्यूम करना, ठीक है। ये बार बार याद रखना, ये वैल्यू, पैसा केवल एक फैक्टर है, ठीक है, किसी की वर्थ को डिसाइड करना है या किसी वैल्यू को डिसाइड करना, मॉनेटरी वर्थ इज सिंगल कंपोनेंट, अदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट्स आल्सो। जैसे मैंने बताया ना कि वो कल्चरल वर्थ उसमें है, उसके रिलीजियस वर्थ उसमें है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम लोग किसी पर्सन की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Transactional analysis basically construct the following classifications of the 4 possible life positions or psychological position। हर व्यक्ति के जीवन में 4 लाइफ पोजीशंस होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में, यानी मेरे और आपके सबके जीवन में 4 प्रकार की लाइफ पोजीशंस है। लाइफ पोजीशंस का मतलब समझ ही गया हो, आप अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करते हो कि आप कैसे हो, और एट द सेम टाइम आप दूसरे किसी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हो कि वो कैसा है, ठीक है। जैसे आपका फ्रेंड ने कभी पूछा कि अरे यार वो कैसा लड़का है, तो आपने तुरंत जो भी आपकी एजम्पशंस है उसके बेसिस पे उसको कह दिया कि नहीं नहीं उससे दूरी रहो, ठीक है, उससे दूरी रहो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लड़का है, ठीक है। तो दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग द, और यू आर बेसिकली एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्सन की वैल्यू को आपने एक तरीके से देन एंड देयर डिसाइड कर लिया या एज्यूम कर लिया, आपने उसके बारे में एज्यूम कर लिया। तो हर व्यक्ति अपने और दूसरे के बारे में वैल्यू को एज्यूम करता रहता है, और इस प्रक्रिया में 4 लाइफ पोजीशंस होती है सबके साथ, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोस कंडीशंस, these 4 conditions are: number 1, I am okay, you are okay,
पहली लाइफ पोजीशंस होती है कि मैं ओके हूं, मैं ठीक हूं, आप ठीक हो। ठीक है, कोई भी दो ऐसे व्यक्ति, आप सब लोग आई एम का मतलब आप समझो, ठीक है, आप अपने आप को समझो, और यू का मतलब आप किसी दूसरे को समझो, अपने दोस्त को समझो। तो पहली कंडीशन क्या होगी? आई एम ओके, यू आर ओके, मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। दिस इज आवर लाइफ पोजीशन। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर लाइफ पोजीशन देयर आर टू पर्संस, वन you and another one is your friend, and the life position is like this: I am okay, that means you are okay, your condition is very good, plus he is okay, your friend is okay. Second condition is I am okay, you are not okay, मैं ठीक हूं पर तुम ठीक नहीं हो। यू आर नॉट ओके, यहां यू आर नॉट ओके का मीन्स योर वैल्यू, योर वर्थ इज नॉट ओके, तुम सही नहीं हो। थर्ड कंडीशन इज आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मतलब मैं सही नहीं हूं बट तुम सही हो। यहां सही नहीं का मतलब कि मैं कोई गलत हूं ऐसा नहीं है। आई एम नॉट ओके मीन्स माई लाइफ पोजिशन इज नॉट गुड, माई वैल्यू इज नॉट गुड, माई वर्थ इज नॉट गुड। मेरी अपनी नजर में मेरी जो वैल्यू है, अपनी सेल्फ वर्थ है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो वहां थर्ड कंडीशन क्या है? आई एम नॉट ओके, मेरी लाइफ पोजीशन, मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ नॉट ओके है, यू आर ओके, तुम ठीक हो। एंड फोर्थ कंडीशन इज आई एम नॉट ओके, मतलब मेरी वैल्यू सही नहीं है, मेरी वर्थ सही नहीं है, यू आर नॉट ओके, तुम्हारी भी वैल्यू सही नहीं है, तुम्हारी भी वर्थ सही नहीं है। सो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट लाइफ पोजिशंस। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तब थोड़ा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मैं किसी का नाम ले दूं तब थोड़ा आप लोग समझोगे। किसी का मैं नाम देखूं कौन है आज अवेलेबल। सपोज सपोज ये कोई जैसे कोई श्रुति है, श्रुति पांडे है, ठीक है, और ये आकांक्षा मिश्रा है, ठीक है। सपोज दीज आर टू फ्रेंड्स, ये लोग दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है कि श्रुति और आकांक्षा का ये मानना है, सपोज किसी एक का, कि आई एम ओके, यू आर ओके, मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। ठीक है, बट दूसरे कंडीशन में सपोज श्रुति, उसका ये मानना है कि आई एम ओके बट आकांक्षा इज नॉट ओके, मैं ठीक हूं, मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ सही है, बट आकांक्षा जो सेकंड उसकी दोस्त है, उसका पोजीशन सही नहीं है। थर्ड कंडीशन में उसका मानना है कि आई एम नॉट ओके, अकॉर्डिंग टू श्रुति शी इज नॉट ओके बट आकांक्षा इज ओके, यू आर ओके, दैट मीन्स आकांक्षा इज ओके। नाउ फोर्थ कंडीशन इज श्रुति इज नॉट ओके, आकांक्षा इज ऑल्सो नॉट ओके। देखो, अब टेल मी, यहाँ पे चारों कंडीशन में मुझे बताओ विच कंडीशन इज गुड एंड व्हाई। विच कंडीशन इज गुड, विच लाइफ पोजीशन इज गुड एंड व्हाई? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इसलिए होगा क्योंकि वो वहां पर हमारा लाइफ पोजीशन वर्दी है और वैल्यूड है। हमारा लाइफ पोजीशन वर्दिड है और वैल्यूड है, मतलब नहीं समझे। जैसे इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो ये मुझे बताओ। हमारा लाइफ पोजीशन वर्दी है, दैट मीन्स मतलब यहाँ पर नहीं बता, सॉरी सर। नहीं, देखो मैं बार बार कहता हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दोनों की लाइफ पोजीशन इक्वल है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टर्म से आप समझ क्या रहे हो, यही मैं समझना चाह रहा हूं। देखो, इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन बिल्कुल आपको एग्जांपल देने में और ये सब चीजों में बहुत ही आसान होगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बिल्कुल ये सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन इज इक्वल, यस पोजीशन इज इक्वल, इन व्हाट रेस्पेक्ट? कोई मुझे बताए। सर जैसे आप क्रिकेट का वो एग्जांपल दिए, तो वो ओपनिंग कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसने भी अच्छा ओपनिंग किया, हम जाते तो हम भी अच्छा ही करते। अच्छा, चलो और कोई? आई एम गुड, यू आर गुड, सर इसमें मतलब? सर इसमें सिमिलर है हमारा पोजीशन, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा तो ट्रांजैक्शन ज्यादा एफिशिएंट। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर बोथ। अच्छा, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर बोथ। अच्छा चलो, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे आप लोग पूछना, ठीक है। इस चीज को समझो। देखो ये चार कंडीशंस क्या है, और ये पहले का बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और आप लोग सारे लोग अपने जीवन में इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना, ठीक है। देखो ये क्या, फर्स्ट कंडीशन, आई एम ओके यू आर ओके। देखो इसमें क्या कहा गया है, इट अपियर्स टू बी एन आइडियल लाइफ पोजीशन। ये सबसे लाइफ पोजीशन, ये आइडियल लाइफ पोजीशन होती है हर किसी के जीवन में। अगर ये पोजीशन हो, देन दैट इज द मोस्ट आइडियल पोजीशन, दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर एनीबॉडीज लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन की ये बेस्ट पोजीशन होती है, आइडियल पोजीशन होती है। व्हाई? बिकॉज पीपल विथ दिस टाइप ऑफ लाइफ, जिन व्यक्तियों में ये कंडीशन होती है, दैट मीन्स आई एम ओके यू आर ओके, जो व्यक्ति इस विचारधारा के होते हैं कि मैं भी ठीक हूं तुम भी ठीक हो, पीपल विथ दिस टाइप ऑफ लाइफ पोजीशन हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। उन्हें अपने बारे में या अपने आप पे बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, एज वेल एज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अदर्स। वो जीवन का जो नजरिया होता है उनका, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। उनकी कंडीशन चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दे आर वर्दी और दे आर वैल्यू, दैट मीन्स दे आर वेरी रिच। नो, दे माइट बी पुअर, हो सकता है वो गरीब हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी टर्म्स में, हो सकता है कि वो पुअर पीपल्स हो, बट दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ। लाइफ में जीवन के प्रति उनका जो नजरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। उनका जीवन के प्रति जो नजरिया है दैट इज कॉन्फिडेंट, नॉट ओनली रिगार्डिंग देमसेल्व्स। केवल वो अपने बारे में ही पॉजिटिव नहीं सोचते हैं या अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, बट दे थिंक पॉजिटिव अबाउट अदर्स एंड दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अदर्स ऑल्सो। ठीक है, उन्हें दूसरों में ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, उन्हें दूसरों पे कॉन्फिडेंस होता है। एंड सिंस they have trust and confidence over others, that's why they are very very positive persons. They have very very confidence because they trust over other people's, ठीक है। they have trust over themselves, that's why they are confident about themselves, and they have trust over all others, that's why they are very very confident about others also, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद पे भरोसा करते हैं। उनकी लाइफ पोजीशन चाहे जो भी हो, वो पुअर हो रिच हो, दैट इज हार्डली मैटर्स। वो ये कंडीशन यहाँ पे बहुत मैटर नहीं रखती है, बट दे थिंक दैट देयर वैल्यू इज वेरी वेरी गुड। वो जिस भी कंडीशन में है उसको उन्होंने पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रखा है। उन्होंने अपनी वैल्यू को क्या किया है, अपनी 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 वैल्यू को दिन प्रतिदिन लाइफ के साथ उसको ग्रो अप करने का उनके ऊपर उनका मादा है, ठीक है। उनका अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है, ठीक है, कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। एंड सिंस दे ट्रस्ट देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है। और इनकी अच्छाई एक चीज ये होती है कि they do not consider they do not have trust only upon themselves, but they trust others also। ऐसे व्यक्ति दूसरों पे भी भरोसा करते हैं, दूसरों पे भी फुल कॉन्फिडेंस रहता है। भरोसा करेंगे तो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो ऐसे लोगों का जो नजरिया होता है, आई एम ओके यू आर ओके, ठीक है, मैं भी ठीक हूं तुम भी ठीक हो, मतलब जो जैसा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जीवन को देखने का एक इनका अलग ही नजरिया है कि आई एम ओके यू आर ओके, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना कि यहाँ वैल्यू पोजीशन या वर्थ पोजीशन का मतलब कहीं पे भी केवल पैसे के माध्यम से नहीं है, नहीं। जैसे कई लोगों को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दुनिया का जो 7वां सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, 7वां या दूसरा सबसे अमीर है, ठीक है, या दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इनकी पोजीशंस को मैं आपको बताता हूँ। 7वां जो सबसे अमीर है वो सोते वक्त हमेशा क्या सोच रहा है, कैसे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, ठीक है। तो वो क्या है, ही इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस अपॉन, और ही इज नॉट हैविंग ट्रस्ट ओवर अदर्स। उसका दूसरों के ऊपर यकीन नहीं है। वो क्या सोच रहा है, ही इज स्कैर्ड ऑफ हिमसेल्फ। वो 7वें पोजीशन से नीचे जाने में डर रहा है, वो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल आतुर हो रखा है, ठीक है। जो सेकंड पोजीशन है वो क्या सोच रहा है कि कैसे मैं किसी भी तरीके से, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्स्ट वाले को हटा दूं, ठीक है, और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तो वो भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वो है। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसकी क्या थिंकिंग है, ठीक है, या उसको क्या डर है कि आज तो मैं दुनिया का अमीर हूं, क्यों ना फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप है उसे मैं किस तरीके से बढ़ाऊं, चाहे पॉजिटिव सेंस में चाहे नेगेटिव सेंस में। इस गैप को मैं इतना बढ़ा दूं कि मैं उतना उम्र जो है नंबर 1 पे रहूं, या उसे ये डर है कि कहीं कल को मैं सेकंड पोजीशन पे ना आ जाऊं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो दिस इज नॉट आइडियल लाइफ पोजीशन। ये पोजीशंस लाइफ पोजीशंस आइडियल नहीं है, ऑल्दो दे आर 7th, 2nd एंड द टॉप मोस्ट, दे हैव, मतलब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तभी भी आइडियल पोजीशन नहीं होगी। आप जीवन के जिस भी पड़ाव पे है, अगर आपकी ये थिंकिंग है कि आई एम ओके,
मेरी जो भी कंडीशन है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर कंडीशन। आई हैव ट्रस्ट ओवर माई सेल्फ, मुझे अपने पे यकीन है कि मैं प्रोग्रेस करूंगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर माई सेल्फ, एज वेल एज आई हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ओवर माई फेलो पार्टनर्स और माई फेलो फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों पे भी भरोसा है, मुझे दोस्तों पे यकीन है, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। दिस सिचुएशन इज आई एम ओके, यू आर ओके। तो हर व्यक्ति के साथ होती है। कई व्यक्ति इस सोच के भी होते हैं, ठीक है, कि मैं भी ठीक हूं, तुम भी ठीक हो, ठीक है। रोना ना रोना, किसी भी चीज का रोना ना रोना, ठीक है। जो भी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर भरोसा रखना और उसी से कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। दिस सिचुएशन इज द मोस्ट आइडियल लाइफ पोजीशन। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को आप लोग समझना, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, आई एम ओके, माई लाइफ पोजिशन इज ओके, बट यू आर नॉट ओके। वो कह नहीं रहा है दूसरे को, लेकिन वो समझ रहा है। वो अपने दोस्त को या किसी भी थर्ड पर्सन को देख रहा है, ठीक है। जैसे क्लास में एंटर किया किसी बच्चे ने और किसी को देखा कि वो जो 3 रुपए वाले पेन लिखो फेंको से जो है लिख रहा है, ठीक है। और मैं पार्कर का पेन लेके गया हूँ, ठीक है। तो उसकी थिंकिंग क्या है, आई एम ओके, you are not okay since you are writing with that particular pen which is the most cheapest pen, that's why you are not okay। इस टाइप की थिंकिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या है, दिस इज डिसट्रस्टफुल साइकोलॉजिकल पोजीशन, यानी दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट, बिल्कुल यकीन ना करना। आई एम ओके, ये आपकी साइकोलॉजिकल हर कोई अपने ऊपर लेके देखे कि आप ये कह रहे हो कि आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, यानी आप अपने फ्रेंड्स को क्या कह रहे हो, यू आर नॉट ओके। तो आप बेसिकली किस साइकोलॉजिकल कंडीशन में है, किस साइकोलॉजिकल पोजीशन में है, डिस्ट्रस्टफुल। दैट मीन्स यू हैव नॉट ट्रस्ट ओवर योर फ्रेंड्स, you have not trust over your any other partner, you have not trust over your parents, you have not trust over your relatives and so on। आपको केवल अपने ऊपर भरोसा है, आप अपने ऊपर, लेकिन आप दूसरों के प्रति क्या हो, डिस्ट्रस्टफुल हो। आप दूसरों के ऊपर बिल्कुल यकीन ना करने वाले व्यक्ति हो, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल पोजीशन है जिसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माई वैल्यू इज गुड, बट यू आर नॉट ओके, तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। This is the attitude of those people who think that whatever they do is correct। अक्सर कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं that is 100% correct and what others are doing that is not good। ठीक है, ये आपका नजरिया है, ये आपकी साइकोलॉजिकल पोजीशन है, ये आपकी कंडीशन है जिसके तहत आप दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, आप डिस्ट्रस्टफुल हो, दूसरों के प्रति आपका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल जीरो है, ठीक है। अक्सर हम लोगों की कंडीशन ये होती है जिससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि वट एवर वी डू, वट एवर आई एम डूइंग दैट इज 100% करेक्ट। अगर ये मैं कहने लगूं अपनी क्लास में कि वट एवर आई टीच दैट इज 100% करेक्ट एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू ऐड और यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम माय मैटर्स, जो मैंने पढ़ा दिया अब उसमें एक ना जोड़ने की संभावना है ना घटाने की संभावना है, नहीं। दिस इज द सेकंड कंडीशन, आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, मैं सही हूं तुम गलत हो, नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये केवल एक साइकोलॉजिकल पोजीशन है जिसमें आदमी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता है और ये मान के चलता है कि जो मैं कर रहा हूं वो 100% सही है या वही सही है, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन होती है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, ठीक है। देखो थर्ड कंडीशन क्या है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। थर्ड कंडीशन भी हम लोगों के लाइफ में कभी कभी आती है, ठीक है। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। कभी कभी आप लोग ये सोचते हो कि मेरी लाइफ पोजीशन, मेरी वैल्यू जो है वो सही नहीं है, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी वैल्यू पोजीशन सही है, तुम बिल्कुल सही हो। अक्सर लोगों में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। अपने किसी दोस्त को, सपोज आप साइकिल से पहुंचे या आप पैदल पहुंचे, आप ऑटो के द्वारा पहुंचे और वहीं आपका दोस्त जो है नई बाइक लेके आ गया, ठीक है, या कार से उसके फादर ने उसको ड्रॉप कर दिया, तो अक्सर हम लोग वहां पे क्या सोचते हैं कि माय लाइफ पोजीशन इज नॉट गुड, बट व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्रेंड्स लाइफ पोजीशन, हम लोग सोचते हैं कि ही इज ओके, यू आर ओके। अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है यार, तुम्हारे फादर तो इतने बड़े आदमी हैं और तुम्हारी वैल्यू, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स। स्कूल डेज में आप लोग टिफिन को कंपेयर करते होगे, ठीक है ना, जो टिफिन में जो खाना लाया जाता होगा, है ना, जो लंच लेके आया जाता होगा, उसको भी बच्चे कंपेयर करके कभी कभी सोचने लगते हैं कि आई एम नॉट ओके।
ठीक है, since my mother is all the time giving chapatis and so on, but the other person, since he is bringing different variety of foods on different days, वो अलग अलग दिन में अलग अलग वैरायटी ला रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक अंदर में, हमारे अंदर हमारा दिल हमें ये कहता है, या हमारा दिमाग हमें कहता है कि आई एम नॉट ओके, माई लाइफ पोजिशन इज नॉट ओके, मेरी लाइफ पोजिशन क्या है, वो सही नहीं है, एज कंपेयर टू होम, एज कंपेयर टू माई फ्रेंड्स लाइफ पोजिशन। ठीक है, तो वो थर्ड कंडीशन क्या होती है, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। देखो, दिस इज अ कॉमन पोजिशन फॉर दोज पीपल हु फील पावरलेस व्हेन दे कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स। ये किस कैसे व्यक्तियों की होती है सोच, जो अपने दोस्त के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को पावरलेस समझते हैं कि वो पावरलेस है। दैट मीन्स ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू डू such kind of things, which and those things are easily done by his friends due to monetary value, due to all other cultural things। ठीक है, तो ये कंडीशंस किस में होती हैं, जो अपने आप को पावरलेस समझता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो अपने आप को डिप्रेशन की सिचुएशन में धीरे धीरे अपने आप को डिमोरलाइज करता है और डिप्रेशन की सिचुएशन में जाने लगता है। तो ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, बट दिस थर्ड कंडीशन इज अबाउट दैट, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। और ये सबके साथ होता है, हम आप जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पे अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे दूसरे के साथ, तो 100% यू आर गोइंग टू बी इन दिस थर्ड पोजीशन। कभी ना कभी तो अपने आप को इस पोजीशन में पाओगे, जो कि सही नहीं होता है। ये बिल्कुल कंपैरिजन करने के दौरान आई एम नॉट ओके वाली पोजीशन आनी ही नहीं चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बर्न, तीसरी पोजीशन यही है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। चौथे टाइप के पर्सन होते हैं जिनका ये नजरिया होता है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मैं भी ठीक नहीं हूं, तुम भी ठीक नहीं हो। देखो, पीपल इन दिस पोजीशन टेंड टू फील बैड अबाउट देमसेल्व्स। एक सेकेंड, ये कौन है बार बार, हाँ, people in this position tend to feel bad about themselves and see the whole world as miserable. They do not trust others and have no confidence in others। ठीक है, ऐसा ये माना गया है चौथे टाइप के, ये जो चौथा नजरिया है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, इसमें ऐसे लोग होते हैं या ऐसे लोगों की सोच होती है जो हमेशा अपने बारे में हमेशा अपने बुरा ही समझते हैं। मेरे साथ ये नहीं है, मुझे जिंदगी ने ये नहीं दिया, मुझे अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले, मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला। दैट मीन्स दे आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स। अपने बारे में केवल नेगेटिव 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 नेगेटिव, अपनी लाइफ पोजीशन को वो नेगेटिव ही समझते हैं एंड सी द होल वर्ल्ड एज मिजरेबल। और ऐसा नहीं है कि उनका केवल अपने प्रति नजरिया गलत होता है, दे सी द होल वर्ल्ड एज मिजरेबल। पूरी दुनिया को ही वो लोग कहीं ना कहीं इसी नजरिए से देखते हैं। वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि पूरी दुनिया ही जो है वो, जैसे अक्सर लोगों का नजरिया देखते होंगे कि सपोज आज के डेट में, सपोज इसको मैं एग्जांपल से दे रहा हूं कि सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गिव 1000 जॉब्स टू पर्सन्स और टू स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने आज ये डिसाइड किया कि 1000 जॉब अपॉर्चुनिटीज हम देंगे। ठीक है, तो दूसरे का नजरिया क्या है, अरे चुनाव आने वाला है इसलिए 1000 जॉब दे रहे हैं, आज तक तो नहीं दिए, अभी चुनाव आ रहा है तो 1000 जॉब दे रहे हैं। दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। मतलब ऐसी चीजों से बचना चाहिए। यू आर ऑलवेज नेगेटिव, whether you are thinking or you are, after hearing a positive news also you are reflecting or you are countering that message with a negative thought, है ना। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव, अपने बारे में भी नेगेटिव, दूसरे के बारे में भी नेगेटिव। दे डू नॉट ट्रस्ट अदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। दे डू नॉट हैव ट्रस्ट ओवर अदर्स। उनका दूसरों के ऊपर यकीन नहीं होता है एंड दैट्स व्हाई जब यकीन ही नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा बिल्कुल होगा ही नहीं। दे डू नॉट हैव ट्रस्ट ओवर अदर्स एंड सो दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ओवर अदर्स। ना उन्हें दूसरों के ऊपर यकीन होता है, ना उनके दूसरों के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास भी उनका नहीं होता है। ठीक है, तो चौथी कंडीशन ये है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। अपने बारे में तो नेगेटिव चीज सोचते रहना। ठीक है,
कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ रहता तो मैं शायद ये कर देता, लेकिन ये नहीं हो पाया तो मैं ये नहीं कर पाया, एंड सो ऑन। और दूसरे के बारे में भी, ठीक है, हमेशा कोई पॉजिटिव चीज हो रही है तो भी उसे काउंटर कर देना, अरे इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, ठीक है, ये सच काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ एंड थिंकिंग नेगेटिव अबाउट ऑल अदर्स. So this is the fourth condition. I am not okay, you are not okay. So these are the four conditions which are directly concerned with all of us. मेरे और आपके सबके जीवन के साथ ये चारों कंडीशंस हैं. लाइफ पोजीशंस, हाउ वी आर गिविंग वैल्यू टू आवर लाइफ एंड हाउ वी आर गोइंग टू गिव वैल्यू टू अदर्स लाइफ. हम अपने जीवन को कैसी लाइफ या अपनी कैसी वैल्यू देते हैं, अपने जीवन को कैसी वैल्यू देते हैं. मेरी मतलब अपने ही नजर में हम अपने जीवन को कैसे दिखते हैं, ठीक है, हमारी अपनी नजर में हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, प्लस हमारी नजर में दूसरों की वैल्यू क्या है, इनके बेसिस पे, ठीक है. तो एक चीज मेरी बात हमेशा याद रखना, ऑल्दो यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर अदर्स वैल्यू, अदर्स लाइफ वैल्यू, दूसरे के जीवन के ऊपर हो सकता है आपका पूर्ण अधिकार ना हो, बट मोर और लेस यू हैव कंट्रोल ओवर योर वैल्यू और योर वैल्यू ऑफ लाइफ. कम से कम आपके अपने जीवन के ऊपर तो आपका अधिकार है, ठीक है. तो कम से कम ये फर्स्ट टू कंडीशंस में तो जरूर रहना. आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती. हु आर यू टू टेल दैट यू आर नॉट ओके. दूसरे के जीवन को सही नहीं कहने का अधिकार आपको किसने दिया है, ठीक है. सो नो डाउट दिस इज द बेस्ट कंडीशन, दैट आई एम ओके, यू आर ओके. मैं भी सही हूं, तुम भी सही हो, ठीक है. दूसरे को अगर आप सही नहीं कह सकते हो तो साइलेंट रहो. बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बर्न, all the human persons, all the human minds, they are directly concerned with these four conditions, ठीक है. ये फर्स्ट टू में, ये लाइफ पोजीशंस और स्क्रिप्ट एनालिसिस में किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे अभी पूछ ले. हेलो, किसी को फर्स्ट टू कंडीशंस में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है. चलो ठीक है. तो ये केवल इन सब चीजों को पढ़ना ही नहीं, इनसे कुछ समझना भी, ठीक है, कि हमारी कम से कम अपने जीवन पे तो हमारा अधिकार है. तो नेगेटिव थॉट में हमेशा नहीं रहना है. अदरवाइज ये ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, मतलब जब व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स, देन यू आर गोइंग टू लूज योर कॉन्फिडेंस. जैसे ही आप दूसरे, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या है, ये बिहेवियर एनालिसिस है. दो लोगों के बीच में जब ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल. जब आपका अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा तो यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस. तो वो कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जीवन में. आपको इन्वायरमेंट ने चाहे जो भी दिया है, जैसे भी कंडीशन में, बट इन योर व्यूज योर लाइफ शुड बी सुप्रीम. वो बिल्कुल सुप्रीम होनी चाहिए, ठीक है. चलो एक चीज मुझे पहले बता दो कि अगली क्लास है कि नहीं है. नो सर, नहीं है. अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समय लूंगा, ठीक है. चलो देखो नेक्स्ट, दिस वन इज और सिक्स्थ कंपोनेंट इज स्ट्रोकिंग. बहुत ही अच्छी चीज है स्ट्रोकिंग, और ये बिल्कुल हम आप करते हैं, ठीक है. जैसे इसको सेकंड लाइन में पहले पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ को. व्हाट इज स्ट्रोकिंग? द टर्म स्ट्रोक रेफर्स टू गिविंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू अदर्स. यानी स्ट्रोकिंग क्या है? When you are giving certain kind of recognition to others, जब आप दूसरे किसी को रिकॉग्निशन देते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हो, तो इस पर्टिकुलर चीज को ही क्या कहा गया है? स्ट्रोक. यानी दूसरे को एक तरीके से मान्यता देना, ठीक है, दूसरे को मान्यता देना. अब दूसरे को मान्यता आप पॉजिटिव सेंस में भी दे सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी दे सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़का, जैसे मान लो कि क्रिकेट मैच में कोई पूरी किट लेके आया है, ठीक है. क्रिकेट मैच में हर कोई बच्चा तो किट लेके आता नहीं है. कोई बच्चा एमआरएफ का बैट, लेदर की बॉल, सारी चीजें लेके आया है. और क्योंकि उसने किट लेके आया है, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू ओपन द इनिंग्स. इसलिए वो क्या कह रहा है कि ओपनिंग तो मैं ही करूंगा. क्यों? क्योंकि किट मैं लेके आया हूँ, किट मेरा है. खेलोगे तभी जब मेरे किट से तभी खेलोगे जब बैटिंग मैं करूंगा पहले, ठीक है. अब देखो दूसरे लोग, हाउ दे आर गोइंग टू गिव हिम रिकॉग्निशन, ठीक है. दूसरे बच्चे उसको रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है. एक बच्चा क्या बोल रहा है? अरे बहुत बंतु है, बहुत ज्यादा बंतु है, बहुत ज्यादा घमंडी है.
दैट मीन्स यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू दैट पर्टिकुलर बॉय। ठीक है, आपने उसे कैसा रिकॉग्निशन दे दिया कि बहुत घमंडी है, बहुत बंतु है। ठीक है, वहीं दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि अच्छा बैट्समैन है लेकिन ही शुड ओपन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो केवल किट लेके आया है इसलिए वो बैटिंग करेगा, वो अच्छा बैट्समैन भी है। दैट मीन्स दैट द सेकंड बॉय इज रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन इन अ पॉजिटिव मैनर, वो उसको पॉजिटिव मैनर में रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रोकिंग का सीधा सीधा मतलब समझो, स्ट्रोकिंग सिंपली रिफर्स टू गिविंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू अदर, दूसरे को कोई रिकॉग्नाइज करना, कोई रिकॉग्निशन देना। ठीक है, हर व्यक्ति किसी ना किसी को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे आप सब मुझे जरूर किसी किसी स्पेसिफिक टर्म से रिकॉग्नाइज करते होगे। ठीक है, वैसे ही आप अपने टीचर्स, दूसरे टीचर्स को रिकॉग्नाइज करते होगे किसी स्पेसिफिक टर्म से या किसी चीजों से। आप अपने रिश्तेदारों को किसी चीज से स्ट्रोकिंग करते होगे या रिकॉग्नाइज करते होगे। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज स्ट्रोकिंग। ठीक है, हर किसी को हम लोग, जैसे हम लोग पीएम को देखते हैं तो हम लोग कुछ रिकॉग्नाइज कर देते हैं। कई सारे टर्म्स हमारे डेली लाइफ में आप लोग भी सुनते होंगे। ठीक है, हम लोग किसी स्पेशल पर्सनालिटी को, जैसे सपोज वीसी राहुल गांधी, तो कई लोग उनको उनको अलग टर्म से रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है, वीसी द रेस्पेक्टेड सीएम ऑफ यू यू मतलब एवरी पर्सन को हम लोग स्पेशल रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं देते हैं। सो दिस रिकॉग्निशन इज स्ट्रोकिंग, ये हमारा उस व्यक्ति के प्रति नजरिया है। ठीक है, हम लोग उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रोकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। एरिक बर्न का ये मानना है कि ये जो नजरिया होता है, स्ट्रोकिंग होता है, जो हम लोग दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता देते हैं, ये एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, देखो आगे बताते हैं। पीपल नीड स्ट्रोक्स फॉर देयर सेंस ऑफ सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन द जॉब। बेसिकली पीपल, जो लोग होते हैं, मैं आप या कोई भी लोग, ये स्ट्रोक्स की उनको जरूरत होती है। ऐसे स्ट्रोक्स की उनको जरूरत होती है, ऐसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है। क्यों, फॉर सेंस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अपनी सर्वाइवल के लिए ही जरूरत होती है। अपनी सर्वाइवल यानी हम लोग सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाते रहें, चलते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, उस चीज के लिए। एंड वेल बीइंग ऑन द जॉब, और जॉब में टिके रहें, उसके लिए ही हम लोग ये करते हैं। जैसे कई बच्चे दूसरे लड़कों को क्या रिकॉग्नाइज करते होंगे, जैसे मान लो अभी तो क्लासेस नहीं चल रही हैं, अदरवाइज क्लासेस में दूसरे बच्चों को क्या कह देते हैं, कह रहे बहुत पढ़ाकू है, बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। मान लो किसी ने गोगल्स लगाए हुए हैं और दिन भर लिखता रहता है, तो उसको आम सेंस पे हम लोग क्या कह देते हैं कि ये बहुत पढ़ाकू है। ठीक है, कुछ लड़कों को, कुछ लोग, जैसे कोई अगर लड़का बार बार स्टाफ रूम में जा रहा है एंड ही इज आस्किंग सर्टेन और ही इज क्लैरिफाइंग हिज पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत चापलूस है ना, ये बहुत चापलूसी करता है। ठीक है, सच काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, वेदर दे आर पॉजिटिव और वेदर दे आर नेगेटिव, बट पीपल नीड स्ट्रोक्स। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति दूसरे को चापलूस बोल रहा है या दूसरे को पढ़ाकू बोल रहा है, वो बेसिकली अपनी सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। ही नीड स्ट्रोक्स, उसे ऐसे स्ट्रोक्स की जरूरत है। वो दूसरों को ऐसी रिकॉग्निशन देके अपने आप को संतुष्ट कर रहा है, अपने जीवन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, वो दूसरे किसी को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ही नीड स्ट्रोक फॉर हिज सेंस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, वो अपनी सेंस ऑफ सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल के लिए, यानी वो जब तक अपने आप को इस चीज से, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट डूइंग, ही इज नॉट केपेबल इनफ टू, ही इज नॉट हैविंग दैट कैलिबर टू राइट सो मेनी नोट्स। उसकी अपनी कैलिबर है ही नहीं कि वो इतना ज्यादा नोट्स लिख सके, इसलिए दूसरे को क्या बोल रहा है कि पढ़ाकू। क्योंकि तुम खुद नहीं कर सकते हो तो दूसरे को पढ़ाकू बोल दिए, क्योंकि तुम में वो कैलिबर ही नहीं है कि आप टीचर के पास जाओ और अपनी चीज को क्लैरिफाई करो। दैट्स व्हाई यू आर रिकॉग्नाइजिंग अदर पर्संस एज चापलूस। आपने दूसरे को क्या कह दिया कि चापलूस है, क्योंकि वो काम आप नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली मैं, आप और हर कोई अपने जीवन में, हमें स्ट्रोक्स की जरूरत होती है, और केवल सेंस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, हमने किसी को पप्पू बोल दिया, ठीक है, तो पहले अपने आप को देखो, वेदर यू हैव कैलिबर, वेदर यू हैव दैट कैलिबर, क्या आप उसके लेवल तक पहुंचने की कैलिबर रखते हो। ठीक है, तो दूसरे को पप्पू कहना यानी अपने आप को कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्ट कर रहे हो आप, दूसरे का नामकरण, दूसरे को रिकॉग्नाइज करके। अगर पॉजिटिव रिकॉग्नाइज कर रहे हो देन दैट इज गुड, नो डाउट दैट इज गुड। अगर आप किसी को कह रहे हो कि अरे ये बहुत ही महान व्यक्ति है, ये बहुत ही महान व्यक्ति है, एटलीस्ट यू आर रिकॉग्नाइजिंग इन अ पॉजिटिव मैनर।
आप वहां पे एडमिट कर रहे हो कि सिंस आई एम नॉट द कैपेबल, आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट पर्सन इज महान, एज वेरी ग्रेट पर्सन। ठीक है, मैं ग्रेट कह रहा हूं यानी मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैं वो नहीं। बट जैसे ही मैं नेगेटिव अगर किसी को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि वो पप्पू है, वो चापलूस है, वो पढ़ाकू है, दैट सिंपली मीन्स आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। मेरे में कैलिबर ही नहीं है कि मैं उसकी तरह कुछ कर सकूं। तो मैं अपने वेलबींग, अपने जॉब में वेलबींग यानी वहां पे मैं टिका रहूं, या अपनी सेंस ऑफ सर्वाइवल को केवल फुलफिल करने के लिए ही ये स्ट्रोक्स का उपयोग कर रहा हूं। मैं और आप हर कोई स्ट्रोक्स का उपयोग करते हैं, चाहे पॉजिटिव मैनर में चाहे नेगेटिव मैनर में। बट व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू बेसिकली फॉर सर्वाइवल, सेंस ऑफ सर्वाइवल, इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नाउ lack of stroking can have negative consequences both on psychological and physiological and psychological well-being of a person। लेकिन अगर मैं आप स्ट्रोकिंग ना करें तो हम लोग फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकली प्लस साइकोलॉजिकल यानी मेंटली, ये कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे। इसका नेगेटिव कंडीशन हमारे ऊपर इंपैक्ट आने लगेगा। जैसे कोई लड़का बहुत पढ़ रहा है तो हम लोग उसे पढ़ाकू बोल के कम से कम अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर ले रहे हैं। अगर नहीं कहेंगे तो वो ज्यादा पढ़ रहा है ये सोच सोच के हम लोग कहीं ना कहीं क्या होने लगेंगे, डिप्रेस होने लगेंगे। हमारी जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या होगी, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सो बाय स्ट्रोकिंग बेसिकली वी आर हेल्पिंग आवर सर्वाइवल और सेंस ऑफ सर्वाइवल। वो हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, अपने सेंस ऑफ सर्वाइवल के लिए वो अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो जो स्ट्रोकिंग करते हैं चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कंडीशन में या मैनर में, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के लिए अच्छा ही होता है। अदरवाइज ना करें हम लोग ये सारी चीजें, ठीक है, चाहे जैसे किसी को महान ना बोलने से क्या हो जाएगा, बट हम अपने आप को आत्मसंतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमारे फीलिंग चलता रहेगा कि अरे यार वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या जैसे कोई बंदा दूसरा जो है बार बार टीचर्स के पास जा रहा है, तो हम लोग उसे जब तक चापलूस अपने मन में ना कह लें तब तक हम लोग अपने आप को आत्मसंतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जाएगा कि अरे ही इज गेटिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू द टीचर and teacher is going to recognize that particular boy, and since I am not going or I am not contacting the teacher, then as compared to that particular boy I will not be recognized by the teacher। ठीक है, हो सकता है उसका मार्क्स पे मेरे इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली यानी मेंटली आपके दिमाग में चलती रहेंगी और उसका असर आपके बॉडी लैंग्वेज पे भी पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रोकिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्या कहा गया है, लैक ऑफ स्ट्रोकिंग यानी जो स्ट्रोक नहीं या स्ट्रोकिंग अगर नहीं होगा देन इट विल हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। उसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रोकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल होना चाहिए। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। बेसिकली जो हम लोग स्ट्रोकिंग करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, हम आप जो भी स्ट्रोकिंग करते हैं यानी दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको समझो, ये तीनों क्या है। पॉजिटिव स्ट्रोक्स, पहला है पॉजिटिव स्ट्रोक, यानी पॉजिटिव वे में स्ट्रोक्स को लेना। जैसे द स्ट्रोक वन फील गुड इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक। यानी जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे को कहा, जैसे सपोज किसी भी बच्चे को मैं नाम ले लेता हूं ताकि क्लियर होगा। सपोज इसी सोमेश को ही लिया जाए। सपोज सोमेश, मैंने क्या कहा कि सोमेश इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, मैंने क्या कह दिया कि सोमेश इज अ वेरी गुड बॉय, और उसके पीछे मैंने लॉजिक क्या दिया, सिंस ही अटेंड माय क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस सो आई कैन से दैट सोमेश इज अ गुड बॉय। ठीक है, नाउ गुड, whether this particular word good is a positive or negative word? पॉजिटिव। पॉजिटिव। गुड तो पॉजिटिव वे में है। अब जैसे ही सोमेश सुना तो सोमेश का क्या मेरे प्रति नजरिया नेगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। व्हाई? बिकॉज मैंने पब्लिकली कहा कि सोमेश इज अ गुड बॉय, सो ही विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रोक एज पॉजिटिव। उसने, वो भले ही पॉजिटिव लड़का है कि नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट, वो फैक्टर यहाँ पे नहीं है, बट हाउ आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन
इन अ पॉजिटिव मैनर। मैंने उसे रिकॉग्नाइज कैसे किया पॉजिटिव मैनर, वो अपने लाइफ में कैसा है ये मुझे नहीं पता है, बट केवल एक एस्पेक्ट, बस merely by recognizing the fact that he attends my classes on regular basis, that's why I stated that Somesh is a good boy. That means he will accept this recognition in a positive manner. So such kind of strokes, when other person is feeling good, जब दूसरे व्यक्ति को खुशी होती है कि मेरे बारे में ये कहा गया, that is a positive stroke. ठीक है, recognition, approval are some kind of examples. ये कुछ है, जैसे किसी को पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करना या किसी को अप्रूव करना, दीज आर पॉजिटिव रिकॉग्निशन। दूसरा एग्जांपल समझो, एग्जांपल ये समझो कि मान लो सेकेंड ईयर में आप लोग को फिजिकल क्लासेस में आना है, ठीक है, डीएवी में क्लासेस अटेंड करने के लिए आना है, ठीक है, और जैसे ही आप आए आपने नोटिस बोर्ड पे देखा कि मैंने क्या लगाया हुआ है, the top three students who have secured highest marks in my subject, उन तीनों का मैंने नाम और फोटो सहित लगा दिया है, ठीक है, that first student is this, second student is this, third student is this, ठीक है। तो जब वो बच्चा देखेगा कि नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम मेरी फोटो लगी हुई है फर्स्ट पोजीशन के साथ, वो उसको कैसे लेगा, he will accept that particular thing, that Mr. or teacher or such and such teacher has recognized me in a positive manner. सर ने मुझे पॉजिटिव मैनर में रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, तो वो उसको कैसे लेगा, ही विल फील गुड, उसे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव स्ट्रोक के रूप में उसे लेगा, ठीक है। तो किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को अप्रूव कर देना, अप्रूवल दे देना, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉजिटिव स्ट्रोक्स। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं सर A4 साइज पेपर्स अभी खरीदने की स्थिति में नहीं हूं, तो क्या मैं रजिस्टर पे मेरे पास पुराने नोटबुक पड़े हुए हैं, क्या मैं उस पे असाइनमेंट दे सकता हूं, और मैंने उसे अप्रूवल दे दिया, यस यू कैन डू सो, तो वो क्या है, ही विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ पॉजिटिव स्ट्रोक, उसे वो पॉजिटिव स्ट्रोक के रूप में लेगा, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज नेगेटिव स्ट्रोक, यानी किसी को रिकॉग्नाइज करना या किसी को वो करना नेगेटिव मैनर में, ठीक है। देखो, अ स्ट्रोक वन फील बैड और नॉट गुड इज अ नेगेटिव स्ट्रोक। ऐसा कहना, ऐसा चीज कहना कि जो किसी को हर्ट कर जाए, जो किसी को लगे कि अरे यार ये मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, ठीक है, या उसके बारे में अच्छा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रोक बेसिकली फिजिकली और साइकोलॉजिकली हर्ट कर सकती है वह उस व्यक्ति को जिसके बारे में आपने स्ट्रोक बनाया है, या स्ट्रोक आप किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो नेगेटिव मैनर में, वो उसको फिजिकली भी हर्ट कर सकता है, साइकोलॉजिकली भी हर्ट कर सकता है, किसी भी मैनर में उसे हर्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, यहाँ बस ऐसे समझ लो कि सपोज कोई आनंद सिंह नाम का कोई लड़का आपकी क्लास में है, एक तो सही में ही है तो आनंद सिंह नाम ना लू, सपोज कोई कोई आनंद नाम का कोई एक लड़का है, सिंह नहीं मैं बोल रहा हूँ, आनंद, ठीक है, आनंद नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है, उसको मैंने कह दिया कि ही इज अ वेरी बैड बॉय, आउट ऑफ माई 10 क्लासेस ही हैड ओनली अटेंडेड 1, मेरी क्लासेस में वो कभी नहीं आता, ठीक है, और उस लड़के को मैं बिल्कुल नंबर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, सपोज सच काइंड ऑफ थिंग इज स्टेटेड बाय मी, मेरे द्वारा ऐसा कुछ कहा गया, ठीक है। नाउ क्योंकि उसके बारे में बुरी बातें, ठीक है, नेगेटिव चीजें मेरे द्वारा कही गई, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रोक, उसको मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया, नेगेटिव मैनर में रिकॉग्नाइज किया कि ही इज नॉट अ गुड बॉय, आनंद इज नॉट अ गुड बॉय, मैंने कहा कि आनंद इज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। तो बेसिकली नाउ दिस नेगेटिव रिकॉग्निशन इज गोइंग टू हर्ट आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली, या तो वो लड़का केवल इतना इतना सोचेगा कि अरे यार मुझे पब्लिकली बेइज्जत कर दिए, ठीक है, तो अगर वो इतना ही सोचेगा तो वो साइकोलॉजिकली भी, या हो सकता है वो कुछ कर जाए, ठीक है, हो सकता है वो कुछ ऐसा कुछ कर जाए जो उसको फिजिकली हर्ट करे, सोचते सोचते, मान लो सोचते सोचते चल रहा है और कहीं एक्सीडेंट कर जाए, तो एक्सीडेंट का बेसिक रीजन क्या था, बेसिक रीजन ये था कि ही वॉज अनकॉन्सियस बिकॉज ही वॉज सीवियरली अफेक्टेड बाय द नेगेटिव रिकॉग्निशन ऑफ हिज टीचर, बाय हिज टीचर, है ना, उसके टीचर ने क्योंकि उसको नेगेटिवली रिकॉग्नाइज किया, दैट्स व्हाई फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ही वाज सेंसलेस, और क्योंकि वो सेंसलेस था और ड्राइव कर रहा था,
तो वहां पे वो हो गया। तो दोनों तरीके से, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, दोनों तरीके से हर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और फिजिकली का मतलब यही नहीं है कि केवल लड़ना भिड़ना, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी अगर इमेंस होगा, जैसे मान लो मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, मान लो मैं ही हूँ वो आनंद जिसको टीचर ने बुरा भला कहा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली मैं, मेरे दिमाग में लगातार चल रहा है कि अरे सर ने मुझे बहुत बुरा कहा, बहुत बुरा कहा, ये मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो मेरा मेरा जो फेस क्या है, वो अचानक रेडिस होने लगा, गुस्से में रेडिस होने लगा, मेरा दिमाग गर्म होने लगा। जैसे हम लोग अक्सर जब गुस्से में होते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। दैट मीन्स ये साइकोलॉजिकली जो था वो कहीं ना कहीं फिजिकली मुझे हर्ट कर रहा है। जो दिमाग मेरा आमतौर पे शांत रहता है, वो फिजिकली अब वो गर्म हो रहा है। दैट मीन्स वो केवल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो फिजिकली भी मेरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरी चेहरे लाल हो रही है, ठीक है। आमतौर पे मैं एक ब्राउनिश पर्सन हूँ, बट वो रेडिश हो रहा है, यानी वो फिजिकली भी मेरे शरीर को असर कर रहा है, ठीक है। सो नेगेटिव स्ट्रोक्स बेसिकली हर्ट फिजिकली और साइकोलॉजिकली, वो फिजिकली भी हर्ट करता है, साइकोलॉजिकली भी हर्ट करता है। तो ये दो स्ट्रोक्स हम लोग करते हैं, किसी को पॉजिटिव स्ट्रोक भी कर देते हैं, नेगेटिव स्ट्रोक भी कर देते हैं, यानी किसी को पॉजिटिव रिकॉग्निशन भी देते हैं, नेगेटिव रिकॉग्निशन भी देते हैं। एक तीसरा स्ट्रोक भी है, दैट इज मिक्स्ड स्ट्रोक। अ स्ट्रोक मे बी ऑफ अ मिक्स्ड टाइप ऑल्सो, ठीक है। अ स्ट्रोक मे बी ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑल्सो, यानी कभी कभी ऐसा रिकॉग्निशन किया जाता है जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों का उसमें कंपोनेंट होता है, ठीक है, दोनों का होता है, ठीक है। दोनों तरीके की उसमें स्ट्रोक्स होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज द बॉस कमेंट टू अ वर्कर, बॉस ने एक वर्कर को देखते हुए कमेंट किया, यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, इन स्पाइट योर लिमिटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। तुमने अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे, यानी आप अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस, अपने कम एक्सपीरियंस के बावजूद तुमने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इज एक्सीलेंट जॉब, तुमने एक्सीलेंट जॉब किया है। बट एट द सेम टाइम उसने नेगेटिव भी उसको स्ट्रोक दिया, यानी नेगेटिव भी रिकॉग्नाइज किया कि यू हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत कम है, ठीक है, एक्सपीरियंस तुम्हारे पास बहुत कम है। तो दोनों चीजें कह दिया कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम है और तुम्हारे पास, लेकिन तुमने काम बहुत अच्छा किया है। तो पॉजिटिव स्ट्रोक वाज एक्सीलेंट जॉब, बट नेगेटिव स्ट्रोक वाज लिमिटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे मैं किसी बच्चे को कहूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, बस ऐसे समझ लो कि in spite your low caliber or in spite your low caliber you have performed in a very perfect manner, ठीक है। तुमने अपने कैलिबर के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यानी मेरा कहना क्या है कि परफॉर्मेंस तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारी कैलिबर क्या है, वो कम है, ठीक है। एज पर योर कैलिबर और अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, और इन स्पाइट ऑफ इफ योर और इन स्पाइट ऑफ योर लो कैलिबर यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द एग्जामिनेशंस, तुमने अपने कैलिबर के हिसाब से एग्जामिनेशंस बहुत अच्छा किया है, ठीक है। यानी मैं बच्चे को कहना चाह रहा हूँ कि कैलिबर तो तुम्हारी कम है, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सो दिस इज मिक्स्ड स्ट्रोक, किसी को पॉजिटिव वे में भी रिकॉग्नाइज कर देना और नेगेटिव वे में भी रिकॉग्नाइज कर देना, इन अ सेम स्टेटमेंट, इन अ सेम कमेंट, ठीक है। ये स्ट्रोक्स में किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो लास्ट लास्ट वन इज गेम एनालिसिस। जैसे किसी बच्चे ने कह रहा था ना कि गेम के बारे में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक वर्ड से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। जैसे आमतौर पे कोई किसी को कहते सुनोगे कि अरे यार वो तो गेम कर गया, वो तो गेम कर गया, मतलब एक तरीके से वो क्या हम लोग उसको बोलना चाहते हैं, वो तो गेम कर गया, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है। चलो इसको मैं समझाता हूँ ये है क्या गेम एनालिसिस। देखो, व्हेन पीपल फेल टू गेट एनफ स्ट्रोक एट वर्क दे ट्राई अ वेराइटी ऑफ थिंग। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो आप ही लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लाइमलाइट में बना रहना चाहता है, ठीक है, लड़का या लड़की जो अपने आप को हमेशा लाइमलाइट में बना रहना चाहता है। दैट मीन्स एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू टेक द अटेंशन ऑफ ऑल अदर्स। क्लास में हमेशा एक बच्चे को ऐसा पाओगे जो सबकी अटेंशन अपनी तरफ करने की हमेशा फिराक में रहता है। वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिससे सारे बच्चों का अटेंशन उसकी तरफ जाए, ठीक है। हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी काम करता रहेगा, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि सबका अटेंशन मेरी तरफ रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। व्हेन सच काइंड ऑफ पीपल फेल्स टू गेट एनफ स्ट्रोक,
जब वैसे लोग को रिकॉग्नाइज लोग नहीं करते हैं, ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा एनफ स्ट्रोक्स उसको नहीं मिलता है एट वर्क, दे ट्राई अ वैरायटी ऑफ थिंग। वैसे लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की चीजें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि उसको सारे लोग अटेंशन दे, सारे लोग उसकी तरफ ध्यान दे, सारे लोगों का अटेंशन उसकी तरफ हो, लेकिन उसको एनफ स्ट्रोक लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्ट्रोकिंग हिम और हर, कोई भी, ठीक है, उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, देन सच काइंड ऑफ पर्संस दे ट्राई अ वेराइटी ऑफ थिंग। वो एक वेराइटी ऑफ थिंग, बहुत सारे चीज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, दे वांट टू टेक द अटेंशन ऑफ ऑल अदर्स, दूसरे का अटेंशन वो पाना चाहते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे प्ले साइकोलॉजिकल गेम्स। वैसे व्यक्ति जो वेराइटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारे चीज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम करते रहते हैं। यानी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है, और वो वैसी ही चीजें लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो दूसरों की अटेंशन, दूसरों की स्ट्रोक्स को प्राप्त करें, वो दूसरों का अटेंशन प्राप्त करें, ताकि दूसरे लोग क्या करें, उसे रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। इसके लिए वो साइकोलॉजिकल गेम कहीं ना कहीं शुरुआत कर देते हैं। साइकोलॉजिकल गेम, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसको आमतौर पे हम लोग खुरापात कहते हैं, या नेगेटिव चीज, नहीं नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव मैनर में भी होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल गेम, वो कुछ ना कुछ गेम करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे दूसरों का अटेंशन, दूसरों का रिकॉग्निशन, दूसरों का स्ट्रोक्स वो प्राप्त कर सके, ठीक है। नाउ अ साइकोलॉजिकल गेम इज अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन विच विथ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल गेम को मिस्टर एरिक बर्न ने क्या कहा है कि ये बेसिकली सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का मतलब, यहाँ किसी को याद है ट्रांजेक्शन मैंने क्या कहा था, वो क्या होता है? ट्रांजेक्शन को मैंने क्या कहा था? सर सेंडर जब मैसेज भेजता है वो रिसीवर को मिल जाता है, फिर रिसीवर फीडबैक भेज देता है, तो इसे कंप्लीट ट्रांजैक्शन कहते हैं। यस, अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन, दैट मींस जैसे हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसको कहते हैं, ठीक है, सेंडर ट्रांसमिट समथिंग टू द रिसीवर एंड रिसीवर सेंड द फीडबैक टू द सेंडर, ठीक है, दिस इज ट्रांजेक्शन। तो यानी वो ऐसा साइकोलॉजिकल गेम करता है ये व्यक्ति गेम एनालिसिस में, कि वो ट्रांजेक्शन करता है, मतलब वो सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है, वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो रहा है। और इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तीन खासियतें होती हैं। नंबर वन, द ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिपीटेड, यानी जब तक वो दूसरे का अटेंशन पा नहीं जाता है, या दूसरे के स्ट्रोक्स को प्राप्त नहीं कर लेता है, या दूसरे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर देते हैं, तब तक वो चीज करता रहता है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन टेंड्स टू बी रिपीटेड, उस चीज को वो करता रहता है, ठीक है, लगातार गेम एनालिसिस में। नंबर टू, यानी वो उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो वो करता रहता है, ठीक है, उस चीज को धरातल पे यानी एक्चुअल में वो करता रहता है। दूसरा, दे मेक सेंस ऑन सुपरफिशियल और सोशल लेवल, ठीक है, और वो ऐसा चीज करता है जो सोशल लेवल पे या सुपरफिशियल लेवल पे सेंस होता है, यानी एक तरीके से उसको मान्यता मिलती है, ठीक है। यानी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग ले रहे हैं, सोशल लेवल पे वो जो बातें बोल देता है या जो एक्टिविटी करता है उसको मान्यता मिलती है, ठीक है, यानी हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये बातें सही हैं, ठीक है। या कई चीजें वो ऐसा कर देता है जो सुपरफिशियल लगता है, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी जो ऐसी चीजें लगती है जो सुपरफिशियल है, यानी नॉर्मल कंडक्ट ऑफ लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे जो आमतौर पे फिल्मों में होता है, ठीक है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे कूद जाना, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। लेकिन सुपरफिशियल मूवीज में क्या दिखा देता है कि वो ऐसा जंप ले रहा है कि हवा में जो है 20-30 मीटर जो है जंप करके दूसरे बिल्डिंग पे चला गया। तो ऐसी एक्टिविटी कर देना जो रियल कंडक्ट में पॉसिबल नहीं है, दैट सीम्स टू बी सुपरफिशियल, जो शायद हजारों दिन में कभी एक दिन कहीं पॉसिबल हो। तो ऐसी सुपरफिशियल एक्टिविटी या सोशल लेवल पे एक्सेप्टेबल एक्टिविटी, ऐसा चीजें वो कर देता है जिसको सेंस, यानी जिसको कहीं ना कहीं हम लोग वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं। या तीसरा इंपॉर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन और मोर ट्रांजेक्शंस इज अल्टीरियर, या उसके एक दो ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं जो अल्टीरियर नेचर के होते हैं। यहाँ अल्टीरियर का मैंने एग्जांपल क्या दिया था, या अल्टीरियर में मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीरियर? सर ऐसे कम्युनिकेशन जो हमारे दिमाग में ही पैदा होते हैं और वही ठन हम लोग उसे खत्म कर देते हैं अपने दिमाग से ही। हाँ देखो, ये चीज मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन इसको देखो ऐसे फिर से समझो। अल्टीरियर का मतलब कि हमारे दिमाग में ही कोई एक ऐसा विचार आना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सुबह कहा कि अरे मैं आज आज मैं 11 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है,
क्योंकि मैंने टाइम दे दिया है तो मैं 11 बजे क्लास लूंगा, ठीक है। एक दिमाग में मेरे आया, फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे क्यों दिया, जैसे मैंने नोटिस डाला है मैं उसको अभी तुरंत डिलीट कर दूंगा, या एक मैं नोटिस डाल देता हूँ कि टुडेज क्लास इज पोस्टपोन्ड, ठीक है। तो दोनों चीजें मेरे दिमाग में ही चल रही हैं, और जो मेरा दूसरा वाला जो थिंकिंग था उसने पहले वाले थिंकिंग को काउंटर कर दिया, ठीक है। माई सेकेंड इमेजिनेशन और माई सेकेंड थिंकिंग, it basically counters my first thinking. Such kind of transactions, they are ulterior transactions. वो transactions क्यों हैं? क्योंकि वो मेरे दिमाग में ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मेरे दिमाग ने ही कहा कि मुझे क्लास लेना चाहिए, ठीक है, और दूसरे उसमें मुझे रिसीव भी हो गया, और फिर मेरे सेकंड सेंस ने क्या कहा कि नो मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज काउंटर्ड, पहले वाले सोच को मेरे दिमाग ने क्या कर दिया, काउंटर भी कर दिया। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर अल्टीरियर, ठीक है। तो वन और मोर ट्रांजेक्शन इज अल्टीरियर। ये जो गेम एनालिसिस जो लोग करते हैं, ऐसे लोग जो गेम एनालिसिस करते हैं दूसरों की अटेंशन पाने के लिए, दूसरों की अट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अल्टीरियर ट्रांजेक्शन भी करते रहते हैं, ठीक है। ये भी होता रहता है, ठीक है। अब देखो इसको पहले पूरा सुन लो, फिर उसके बाद अगर डाउट होगा तो मैं समझाऊंगा। देखो टाइप्स ऑफ गेम्स, बेसिकली अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बर्न देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के अटेंशन या दूसरे की रिकॉग्निशन या दूसरे के स्ट्रोक्स को प्राप्त करना चाहते हैं, वो 3 प्रकार के गेम करते हैं। नाउ पहला, अ फर्स्ट डिग्री गेम इज वन विच इज सोशली एक्सेप्टेबल इन द एजेंट्स सर्कल। पहला डिग्री ऑफ गेम, ये जो साइकोलॉजिकल गेम जो लोग खेलते हैं, या साइकोलॉजिकल गेम जो लोग करते हैं दूसरे के अटेंशन को प्राप्त करने के लिए, वो फर्स्ट डिग्री ऑफ गेम ऐसा कहा जाता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होता है। यानी समाज पे आमतौर पे कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मान लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं तो थोड़ा क्लियर होगा। सपोज मैंने एक इंडस्ट्रियल टूर ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, और उस इंडस्ट्रियल टूर के तहत मैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को आगरा में एक लेदर फैक्ट्री को दिखाने के लिए ले जा रहा हूं, ठीक है। मैं एक यानी डॉक्टर आनंद सिंह एक फर्स्ट ईयर के बच्चों को यानी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को वाया बस, एक बस की ट्रिप में ऑर्गेनाइज करा रहा हूं और आगरा ले जा रहा हूं, और वहां पे मैं लेदर कंपनी को विजिट कराने वाला हूं, ठीक है। और बस की सीटिंग कैपेसिटी जो थी वो सपोज है 50 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। और पता चले कि 50 बच्चों का सिलेक्शन किया गया, ठीक है, लेकिन अचानक से 5 टीचर्स और एड ऑन हो गए, तो टोटल बच्चे की वहां पे टोटल कितने लोग हो गए, 50 स्टूडेंट्स प्लस 5 टीचर्स प्लस 2 ड्राइवर प्लस कंडक्टर, मान लो वो, यानी 57 स्टूडेंट्स। अब सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 50, लोग कितने हो गए 57, ठीक है। मान लो 50 स्टूडेंट्स में 25 गर्ल्स थी, 25 बॉयज थे, ठीक है, और टीचर्स थे, ठीक है। और तब तक क्या होता है कि जैसे ही बस का दरवाजा खुलता है सारे के सारे बच्चे चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या, मान लो 40 बच्चे चढ़ जाते हैं और 10 गर्ल्स रुकी रहती हैं, और कुछ मान लो 1-2 बॉयज भी, कुछ बच्चे और कुछ लड़कियां रुकी रहती हैं। टीचर्स आते हैं, उसी में एक लड़का, ये साइकोलॉजिकल गेम वाले लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कहता है कि प्लीज लीव द फर्स्ट बेंच फॉर द टीचर्स। अब ये क्या है, ऐसा उसने बात कहा जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होगा, वहां कोई बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा कि नहीं नहीं हम टीचर्स के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। तो दिस पर्टिकुलर टर्म, ये उसका जो साइकोलॉजिकल गेम जो अचानक से था, ठीक है, वो लड़के को भी सीट नहीं मिली है, वो आते ही पहले क्या कह रहा है कि टीचर्स के लिए ये सीट खाली करो, यानी जो भी बच्चा बैठा था वो तो बेचारा गया, वो तो वहां से गया। दिस इज फर्स्ट डिग्री गेम इन विच वन विच इज सोशली एक्सेप्टेबल। ऐसी बातें, ऐसा वो गेम खेल रहा है, ऐसा सोशोलॉजिकल गेम खेल रहा है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब देखो मान लो टीचर्स बैठ गए, कुछ लड़कियां अभी खड़ी हैं, तो साइकोलॉजिकल गेम क्या खेल रहा है कि कुछ लड़कों को देखते हुए कह रहा है कि प्लीज आप लोग लड़कियों के लिए जो है सीट छोड़ दीजिए। तो वहां पे जो लड़के बैठे हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, because in society we have accepted the thing that the girls or women and the old persons must be given seats on priority basis। लड़कियों को, औरतों को और बुढ़े व्यक्तियों को प्रायोरिटी बेसिस पे या फिजिकली हेम्पर्ड लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे सीट देना चाहिए। तो जिसको भी कहेगा वो अपनी सीट छोड़ देगा,
ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री गेम। वो व्यक्ति हो सकता है कि उसे सीट नहीं मिली थी तो वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, ठीक है, तो ऐसे तो उसने गेम कर दिया, तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री गेम। नाउ ऐसी बातें बोलना जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं, वैसी गेम करना। नाउ अ सेकेंड डिग्री गेम इज वन विच इज मोर इंटीमेट एंड अप विथ बैड फीलिंग्स। सेकेंड डिग्री गेम ऐसा होता है, वो साइकोलॉजिकल गेम जो वो लड़का खेल रहा है या दूसरे के साथ वो कर रहा है, दूसरे की अटेंशन प्राप्त करने के लिए, दूसरे लोगों की नजर में एक तरीके से लीडरशिप या अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दूसरे लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, इसके लिए वो सेकेंड डिग्री गेम क्या खेलता है, ऐसी बातें अब करने लगता है जो शुरुआत में तो ठीक लगती हैं, ठीक है, विच मोर इंटीमेट, वो कहीं ना कहीं शुरुआत में कुछ हद तक ठीक होती है, बट एंड अप विथ बैड फीलिंग्स। लेकिन उसका अंत कैसे होता है, बैड फीलिंग्स के साथ एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा आप लोगों में से? अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ। देखो जैसे वो लड़का है, अब वो लड़का क्या कहेगा, जो भी लड़का है उसने कहा, ड्राइवर से कहा, ड्राइवर के पास गया धीरे से और कहा कि प्लीज प्ले द ऑडियो, जो बस है, लंबा सफर है, प्लीज ऑडियो को ऑन कर दीजिए, ठीक है, तो ऑडियो ऑन हो गया, मान लो एफएम को लगा दिया गया, रेडियो मिर्ची चला दिया गया और गाने बज रहे हैं लो वॉल्यूम पे, तो शुरुआत में सबको लगता है कि चलो ये अच्छी चीज है, एक लाइट मोड में वॉल्यूम चल रहा है, अच्छी चीज है। फिर वही लड़का गया ड्राइवर के पास, उसने क्या कहा कि प्लीज कनेक्ट माई ब्लूटूथ विथ दिस पर्टिकुलर ऑडियो और कनेक्ट माई ब्लूटूथ विथ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, आप जो बाजा बजा रहे हो इसके साथ मेरे ब्लूटूथ को ऑन करो, क्यों, बिकॉज आई विल हैव फुल कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर ऑडियो, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो जाए। वो क्या करेगा, अब उसकी ब्लूटूथ को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेगा, अब वो जो गाने बजाएगा वो हम सब लोग सुनेंगे, यानी उस बस में जो भी लोग बैठे हैं वो जो लड़का बजा रहा है वो हम लोग सुनेंगे, अब हम लोग एफएम नहीं सुन रहे हैं, तो उसने सेकेंड डिग्री गेम कर दिया यहाँ पे। अब उसके बजाए गए गाने हो सकता है हमारे लिए बैड फीलिंग्स हो गए, हम जानते हैं कि इंटेंशनली वो बजा रहा है, ठीक है, मान लो वो इंटेंशनली ऐसे ऐसे गाने बजा रहा है जो हमें पसंद नहीं है, तो इनिशियली हिज आइडिया वाज गुड बट इट एंडेड विद अ बैड फीलिंग, ठीक है, तो ऐसी चीजों की, वो ऐसी ऐसी चीजें दूसरों की अटेंशन प्राप्त करने के लिए, मान लो एक गाना बजाया, अभी 2 ही मिनट हुआ तो दूसरे ने कहा कि नहीं बदलो बदलो बदलो, उसने तुरंत बदल दिया, तो लगातार कोई गाना बदलने लगता है तो ये भी क्या होती है, दूसरों को बैड फीलिंग्स, वो कहीं ना कहीं कभी अचानक से साउंड बढ़ा दिया, कभी अचानक, क्यों, क्योंकि अब उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, तो इस टाइप की चीजें, ये क्या है, सेकेंड डिग्री गेम, that means he is doing such kind of things, he is playing such kind of psychological games which are ending with bad feelings, जिसकी अब बैड फीलिंग्स आ रही है, दूसरे लोगों की नजर में उसकी इमेज कहीं ना कहीं नेगेटिव बन रही है, ठीक है। नाउ अ थर्ड डिग्री गेम इज वन विच यूजुअली इन्वॉल्व्स फिजिकल इंजरी। अब थर्ड डिग्री गेम ऐसा होता है जिसमें फिजिकल इंजरी के चांसेस होते हैं, यानी वो साइकोलॉजिकल गेम तो खेल रहा है लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे फिजिकली इंजरी होगी, यानी उन वो चीजें उल्टा उसी के ऊपर रिवर्ट कर जाती हैं। जैसे उसने स्टार्टिंग में क्या कहा कि सारे लोग बैठ जाएं, ठीक है, अब उसने पहले टीचर्स को बिठा दिया, फिर लड़कियों को बिठा दिया, फिर अपने दोस्तों को बिठा दिया, व्हाट अबाउट अगर सीटिंग कैपेसिटी 50 ही थी और 57 बच्चे थे, तो 7 लोग तो ऐसे होंगे जो खड़े होंगे, उन 7 में क्या वो लड़का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही है लोगों की अटेंशन प्राप्त करना, तो वो तो खड़ा है। बट व्हाट अबाउट द ट्रिप, क्या ट्रिप 1-2 मिनट का है या एक घंटे का है, नहीं, ट्रिप है वाराणसी टू आगरा, यानी लगभग 5 से 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे की जर्नी है। नाउ व्हाट अबाउट हिज फिजिकल कंडीशन, वो 7 घंटे जो लड़का खड़े होगा तो क्या वो फिजिकल इंजरी उसको होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम्स वेयर दैट पर्सन हु इज प्लेइंग सच काइंड ऑफ गेम्स he is involved under physical injury, that is regarded as थर्ड डिग्री गेम और थर्ड डिग्री साइकोलॉजिकल गेम। तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं फिजिकली कष्ट, अपने आप को ही कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज थर्ड डिग्री गेम। तो ऐसी साइकोलॉजिकल गेम होती है जो वैसे व्यक्ति बेसिकली करते हैं जो दूसरे की अटेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं,
ठीक है, तो वो कई बार चीजों को रिपीट करते रहते हैं, ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे लोगों का उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, तीनों डिग्री ऑफ गेम्स वो करते रहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर फिजिकल इंजरी का इन्वॉल्वमेंट तो मतलब सामने वाली पार्टी के तरफ भी तो हो सकता है, तो उस केस में हम इसको सेकंड डिग्री पर लेंगे या फिर थर्ड डिग्री पर? नहीं, मैं समझा नहीं। सेकंड स्टूडेंट, जो 7 लड़के खड़े थे, उनमें से भी कोई प्रभावित हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हो? नो सर, वो किसी मतलब जो बैठे हुए यात्री हैं उनको को वो डिस्टर्ब करता है, मतलब फिजिकली परेशान करता है, ये वाला केस। नहीं, यहाँ देखो, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल गेम्स। वो अपने दिमाग से, यहाँ मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो कोई नेगेटिव चीजें कर रहा है। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है लोगों की केवल अटेंशन को प्राप्त करने के लिए। अगर आप कह रहे हो कि वो दूसरे किसी को फिजिकली परेशान कर रहा है, मान लो किसी के कान खींच रहा है, किसी के बाल खींच रहा है पीछे से, मान लो, तो ये तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया ना। यस सर। ये तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, तो ये तो कंफ्लिक्ट का भी वो पैसा पैदा कर सकता है। यहाँ हम साइकोलॉजिकल गेम्स की बात कर रहे हैं, और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया था, ओनली टू गेट अट्रैक्शन ऑफ अदर्स, ओनली टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ अदर्स, दूसरों की नजर में स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए केवल। देखो इस स्लाइड में मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया है कि वो केवल स्ट्रोक प्राप्त करना चाहता है, दूसरे की रिकॉग्निशन को प्राप्त करना चाहता है, एक तरीके से दूसरे की नजर में हीरो बनना चाहता है, दूसरे की नजर में वो लीडर, क्लास का मॉनिटर, ये बनने की चाहत रख रहा है। ठीक है, अगर वो किसी को परेशान करेगा तो वो तो टिट फॉर टैट वाला, वो दूसरा बंदा आपसे अगर ज्यादा हट्टा कट्टा होगा या ज्यादा वो होगा, तो वो तो देन एंड देयर वहीं पर रिजॉल्व कर देगा, तो बाकी लोगों की नजर में आपकी इमेज तो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन हम नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है दूसरों की रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए। अगर मान लो आपकी बात सही है, वो किसी को परेशान कर रहा है, किसी के बाल खींच रहा है, ठीक है, और बाकी बच्चे देख के हंस रहे हैं, ठीक है, बाकी बच्चे इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो भी वो रिकॉग्निशन प्राप्त कर रहा है। बाल खींचा और चुपचाप मुंह दूसरी तरफ देखने लगा, तो उस बच्चे को तो नहीं पता है कि मेरे बाल के किसने खींचा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं दूसरे के नजर में उसकी रिकॉग्निशन कैसे बनेगी, नेगेटिव रिकॉग्निशन बननी शुरू हो जाएगी। उसकी साइकोलॉजिकल गेम जो खेल रहा है, ये सारी चीजें हरकतें कर रहा है, तो दूसरों की नजर में क्या है, वो नेगेटिव रिकॉग्नाइज हो जा रहा है। कहीं ना कहीं दूसरे बाद में क्या कहेंगे कि अरे बहुत ही बेकार लड़का है, ये ऐसे ही परेशान कर रहा है, आज उसको परेशान कर रहा है, कल तुम्हें परेशान करेगा, परसों मेरा नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे लड़कों की इमेज नेगेटिव बनती जाती है। सर थर्ड डिग्री वाले में मतलब जिसमें फिजिकल इंजरी वाला केस है, तो फिजिकल इंजरी वाले केस में वो लड़का तो कुछ कर नहीं रहा है, मतलब वो एग्जाम्पल में लड़का वो कुछ तो कर नहीं रहा है, सिर्फ वो चुपचाप जाकर के खड़ा हो जाता है, 7 घंटे की हाँ, जर्नी एंजॉय करता है। हाँ, तो फिर इस केस में वो अटेंशन कहाँ ग्रास्प कर रहा है? क्यों नहीं, अरे अटेंशन नहीं पड़ रहा है। तुम बैठे बैठे अगर मान लो 7 घंटे के लिए सोमेश नाम का लड़का बैठा हुआ है, और दूसरा आपका पार्टनर जो दूसरा कोई दोस्त है वो खड़ा है, और उसने आपके सामने पहले सारे टीचर्स को बिठाया, फिर सारी लड़कियों को बिठाया, फिर लड़कों को बिठाया, और अपने खड़ा है। ठीक है, और मान लो उसने ये भी कह दिया कि जो लड़के खड़े हैं वो 1-1 घंटे बाद रोटेशनल बेसिस पे जो खड़े हैं उनको रिप्लेस करें। ठीक है, और जब उसका नंबर आया तो कहना नहीं आई एम ओके, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, बट मेरे अलावा ये जो 6 लड़के खड़े हैं इनको रोटेशनल बेसिस पे समय दो बैठने का, तो क्या आप उसको फिजिकल क्या रिकॉग्नाइज नहीं करोगे? यस सर, बिल्कुल करोगे आप। अपने वो तो कर रहा है कि वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, मैं उस बच्चे के केवल नेगेटिव इंपैक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे लड़के रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो दूसरों की नजर में उसकी इमेज जरूर बनेगी कि अरे यार वो 7 घंटे पूरा खड़े रह गया अकेले। तो कई ऐसे भी लड़के होंगे जो अपनी साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे, वो खड़े होके नहीं तुम बैठो बैठो प्लीज बैठो, मेरी कसम है तुम्हें बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। तो नाउ दे आर प्लेइंग देयर साइकोलॉजिकल गेम, अब वो अपना साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, वो दूसरों की नजर में रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए। यानी जो लड़का आप लोगों की नजर में महान था, उस महान व्यक्ति के नजर में खुद महान बनने के लिए अब ये साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल गेम इज बेसिकली प्लेड बाय ईच एंड एवरी को। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं,
हर कोई साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, वो 3 लेवल पे होता है, ठीक है। यही बस बात ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बताया गया है कि लास्ट Yes, sir. उसका पोर्शन जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपने आप को कष्ट देके साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, ठीक है। जैसे आप बाइक से जा रहे हो कॉलेज, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो, 2 बच्चे हैं, ठीक है। तब तक आपको, जैसे आप अकेले बाइक से घर से निकले, तब तक आपको एक दोस्त आपका दिखा, आपने उससे कहा कि हाँ बैठ जा, चल मेरे साथ, पैदल कहाँ जाओगे, आओ मेरे साथ बैठ जाओ, उसको आपने बिठा लिया। तब तक आगे गए, तब तक आपको फिर एक दूसरा दोस्त एक दिख गया, ठीक है। अब आपने एक को तो बिठाया था, तो दूसरे को भी कहा कि आप तू भी बैठ जा, ठीक है। अब वहां ट्रिपलिंग हो गई। तो ट्रिपलिंग में क्या जिस कन्वीनियंस के साथ आप अकेले बैठे थे उसी कन्वीनियंस के साथ बैठोगे? नहीं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आप टंकी के ऊपर बैठ रहे हो, बाइक की जो टंकी है उसके ऊपर कुछ आ रहा हो आपका पोर्शन, या एटलीस्ट आप फुल्ली नहीं बैठे हो सीट पे। तो सच काइंड ऑफ थिंग यू आर, बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल गेम्स, क्योंकि आप दूसरे के नजर में महान बनने के लिए, दूसरे का अट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए, दूसरे की नजर में अच्छा बनने के लिए 2 लोगों को तो बिठा लिए, बट नाउ यू आर सफरिंग फिजिकली, आप अपने आप को फिजिकल कष्ट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से सीट पे ना बैठना, कष्ट में बैठना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिजिकली कष्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हर कोई करता है डेली लाइफ में, मैं और आप हमेशा ये चीजें हम करते हैं। तो ये जो चीजें हम लोग करते हैं बेसिकली दीज आर साइकोलॉजिकल गेम्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द attention of others, in order to to get the recognition of others, in order to get the strokes of others, we are doing such kind of things in our day to day life, ठीक है। so these are psychological games in terms of Mr. Eric Berne. Yes, sir. Clear है. चलो, और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।